हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एक स्कॉटिश थ्रिलर हॉरर मूवी को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मैट्रियार्क, और ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। उम्मीद है फिल्म की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में हम रिचल और मैट को एक साथ सफर करते हुए देखते हैं। दरअसल ये लोग मैट के फादर के घर जा रहे थे और रिचल की हालत को देख के लग रहा था कि ये इसकी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है। रिचल ने अभी तक अपने बच्चे का जेंडर टेस्ट तो नहीं करवाया था, बट शी वॉज प्रीटी श्योर कि वो एक लड़के को ही कैरी किए हुए है। उसकी फैमिली में ऐसा ही होता है, सारी लेडीज पहली बार लड़के को ही जन्म देती हैं और इसके सिम्टम भी कुछ इसी तरह हैं। मैट इस सिलसिले में उसे आर्ग्यू नहीं करता, चाहे बेटा हो या बेटी, इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। माँ और बच्चा हेल्दी रहें, यही उसके लिए काफी है। और अपने बेटे को इस दुनिया में वेलकम करने से पहले वो एक वेकेशन पे जाना चाहते थे और इसीलिए वो आज यहाँ पे आए थे। ये उनकी बैड लक होती है क्योंकि रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन्हें गूगल में दिया गया रास्ता छोड़ के किसी दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ते में पड़े एक दरख्त की वजह से और थोड़ी बहुत मैट की लापरवाही की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन शुक्र है वो आहिस्ता चला रहा था जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रिचल भी ठीक थी और उसका बेबी भी बिल्कुल सेफ था, लेकिन उनकी गाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऑब्वियसली उसे लेके वो आगे तो नहीं जा सकते थे। वो काफी देर इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें कोई दूसरी कार नहीं मिलती जिससे वो लिफ्ट ले सकें, और ना ही उनके मोबाइल पे सिग्नल आ रहे थे। मैट एक बड़े से दरख्त पे चढ़ के सिग्नल कैच करने की कोशिश करता है। उसे सिग्नल तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे एक फार्म हाउस नजर आता है और अब वो रिचल को लेके उसी तरफ जाने लगता है। और घर के पास पहुंचते ही उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी का साइन बोर्ड दिखता है और इसके बाद इनकी मुलाकात होती है घर के ऑनर बॉब से। पहले तो वो रूटली उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन फिर वो रिचल को देखता है तो अचानक ही उसका मूड चेंज हो जाता है। तो बॉब उनसे पूछता है बॉय या गर्ल, तो रिचल फौरन से कह देती है बॉय, जिसे सुन के बॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो उन्हें अपने घर पे इनवाइट कर लेता है। और इसका बिहेवियर रिचल और मैट को काफी अजीब लगता है, और वैसे भी उन्हें तो सिर्फ इसका मोबाइल चाहिए था जिसके जरिए से वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके। लेकिन बॉब उन्हें ये भी बताता है कि कल रात बारिश की वजह से यहाँ पे नेटवर्क सर्विस कम्प्लीटली तौर पे आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है, सो कल तक तो उन्हें किसी भी हेल्प का मिलना नामुमकिन है। तो क्यों ना वो आज रात उन्हीं के घर रुक जाए। और बॉब की बीवी को बच्चे बहुत पसंद है, वो रिचल से मिलके बहुत खुश होंगी। और बॉब के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने पे मैट राजी हो ही जाता है। और वैसे भी रिचल प्रेग्नेंट थी और वैसे भी रात होने वाली थी और इतनी देर तक रिचल का बाहर रहना ठीक नहीं था। और अब ये लोग बॉब की गाड़ी पे घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में रिचल को एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी क्रीपी लग रही थी। वो इसे मैट को भी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। अब घर पहुंचने पे बॉब की बीवी एग्नेस उन दोनों को वेलकम करती है अपने दो बेटों डेविस और लॉक के साथ। एग्नेस रिचल से मिलके बहुत ज्यादा खुश होती है और इसे अपने कमरे में ले जाती है, जबकि मैट पीछे रह जाता है इन दो लड़कों के साथ। और ये दोनों लड़के कुछ और नहीं, बस मैट को घूरे जा रहे थे, जो कि मैट को बहुत अनईजी कर देता है। और अब मैट भी इन चीजों को इग्नोर करते हुए अंदर आ जाता है। और अब एग्नेस उन्हें रहने के लिए एक रूम दिखाती है जहाँ पे ये लोग रहने वाले, और एग्नेस यहाँ से डिनर तैयार करने के लिए चली जाती है। और अब एग्नेस के यहाँ से जाने के बाद रिचल अपने हस्बैंड को हंसते हुए बताती है कि उसे यहाँ पे आके ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि वो 90s के जमाने में आ गई हो, क्योंकि यहाँ के घर की डेकोरेशन और यहाँ तक कि इनके कपड़े भी बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे थे। और रिचल ये चीज भी नोटिस करती है कि ये दोनों लड़के अपने पेरेंट्स जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे, हो सकता है कि ये अडॉप्टेड हो। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एग्नेस कमरे के बाहर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसका बिहेवियर काफी अजीब था, जो कि थोड़ी देर पहले उनसे हंस हंस के बात कर रही थी। और उनका बहुत ही अलग सा चेहरा देखने को मिलता है हमें यहाँ। अब बातों के दौरान रिचल कमरे की खिड़की के पास आ जाती है जहाँ पे वो उसी अजीब सी लड़की को देखती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो अपने हस्बैंड मैट को फौरन से बुलाती है, लेकिन जब मैट उसे देखने के लिए आता है तब तक वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी थी। अब थोड़ी ही देर में एग्नेस उन्हें डिनर के लिए बुला लेती है। और अब जब ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, एग्नेस इन दोनों बच्चों के कंधे पे हाथ रख के तस्वीर खिंचवाती है, जिससे कि ये साबित करना चाहती है कि ये दोनों बच्चे उसी के हैं। अब ये सभी बातें वो रिचल
रिचल को देखते हुए बोलती है, जिसकी वजह से रिचल भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और अब बॉब अपना सर नीचे किए हुए उनसे पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे थे। तो मैट उसे बताता है कि वो अपनी मदर से मिलने के लिए उनके टाउन जा रहा था, जो कि शहर से दूर एक गांव की तरफ है। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम लोग को बात करते हुए सुनते हैं, जो कि अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि उसे भी पूरे शहर में घूमना है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी इस घर के अंदर स्पेंड कर दी है और इससे पहले वो आज तक कभी किसी से नहीं मिला। और अब बॉब उस पे गुस्से से चिल्लाते हुए खामोश रहने को कहता है। एग्नेस यहाँ पे हंसते हुए बताती है कि लोग हमेशा अपसेट ही रहता है और वो उनकी किसी भी बात को नहीं मानता। और मजीद वो ये भी बताती है कि उसने अपने बच्चों को इंसानों के साथ घुलने मिलने से मना रखा है, क्योंकि इंसानों में ईवल होती है और वो किसी भी टाइम अनस्टेबल होके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिचल को डोर साइड पे जो लड़की दिखी थी उसकी तस्वीर भी यहाँ पे नजर आती है। अब रिचल उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि ये कौन है। तो जवाब में उसे पता चलता है कि ये फेथ है, उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड। उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई। और जब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए तो इन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। इनफैक्ट ये दोनों लड़के भी अडॉप्टेड ही हैं। एग्नेस खुद तो आज तक माँ नहीं बन पाई, लेकिन इन बच्चों को उसने बहुत ही प्यार से पाला है, जैसे कि वो उनकी बायोलॉजिकल मदर हो। और यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि डेविड और लोग इस तरह से खाना खा रहे थे जैसे वो कई दिन के भूखे हों। उनके कपड़े भी काफी पुराने और फटे हुए थे। और एग्नेस भी बचपन से इसी घर में पली बड़ी है। वो खुद इस घर से कभी बाहर नहीं गई और ना ही किसी को यहाँ से बाहर जाने दिया। उनके साथ बाहरी दुनिया का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये लोग अपनी ही दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्हें लगता है कि यही लाइफस्टाइल ज्यादा प्योर है और गॉड के बहुत ही करीब है। और अब खाना खाने के बाद जब दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे में आते हैं, रिचल काफी ज्यादा टेंस नजर आ रही थी। वो अपने हस्बैंड मैट से कहती है कि उन्हें जल्द ही ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैट उसे काम करने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। अब रिचल इन सब बातों को इग्नोर करके सोने की कोशिश करती है और सपने में वो देखती है कि वो लड़की अपने डेड पेरेंट्स के पास बैठी हुई रो रही है। और इस डरावने सपने को देखते ही रिचल की नींद टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि क्यों उसे फेट का चेहरा इतना फैमिलियर लग रहा था, क्योंकि उसने इस चेहरे को कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर पे देखा था। लगातार कुछ दिनों तक ये न्यूज हेडलाइंस पे थी। इस लड़की का नाम था एली एडम्स और इसका सारा परिवार मिसिंग हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि एग्नेस झूठ कह रही थी, कुछ डार्क सीक्रेट छुपा रही थी। हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने उसके परिवार को मार डाला हो। रिचल इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो इसी वक्त यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन दरवाजा तो नॉक था। जब तक वो चाबी ढूंढ के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे पहुंच चुका था बॉब। लेकिन बॉब उन्हें कुछ नहीं कहता और ना ही उन्हें रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग यहाँ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि घर के बाहर उसके दोनों बेटे बंदूक लेके उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें पता था कि ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये लोग जैसे ही बाहर भागने की कोशिश करते हैं, मैट को मार के बेहोश कर दिया जाता है और अब रिचल को भी घुसा मार के बेहोश कर दिया जाता है और वो भी धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसे अपनी आंखों के सामने वही लड़की नजर आती है और अब जब रिचल की आंख खुलती है तो वो खुद को चैन से बंधा पाती है और एग्नेस उसके पास ही थी। और एग्नेस उसे बताती है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा अब उसी का होगा, क्योंकि उसके पैदा होने के बाद रिचल को मार दिया जाएगा और फिर वो खुद उस बच्चे की परवरिश करेगी, जैसा कि उसने दूसरे बच्चों के साथ किया था। रिचल चलाती है, वो अपने हस्बैंड मैट को बुलाने की कोशिश करती है तो वो एग्नेस उसे बताती है कि मैट को ऑलरेडी मार दिया गया है। और इसी दौरान हम लोक और डेविड को देखते हैं, जो कि मैट की कब्र तैयार कर रहे थे। उन्हें मैट की जरूरत नहीं थी, इसी वजह से डेविड और लोक उसे कफन में जिंदा ही दफना देते हैं। उसके कपड़े भी उतार लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे ट्रेंडी कपड़े नहीं थे। वो मैट का सामान, फोन, घड़ी, लाइटर और सिगरेट भी ले लेते हैं। और चूंकि सिगरेट पीना यहाँ पे अलाउ नहीं था और ना ही वो इसके हैबिचुअल थे, और एट लास्ट वो लाइटर और सिगरेट को कफन में ही डाल देते हैं। इन दोनों भाइयों की बातों से पता लगता है कि एग्नेस ने बहुत अच्छे तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया है। उन्हें समझाया है कि बाहर की दुनिया पाप से भरी है और अगर वो बाहर जाएंगे तो वो भी पापी कहलाएंगे। उनके पेरेंट्स भी पापी थे, जिन्हें मार के एग्नेस और बॉब ने उन्हें कैरी किया है। और ये दोनों भाई एग्नेस और बॉब को अपना भगवान मानते हैं, और अगर ये लोग किसी को मारने का भी कहेंगे तो ये दोनों भाई खुशी खुशी उसे मार डालेंगे, किसी भी सवाल के बिना। और इधर रिचल की डिलीवरी भी शुरू हो गई थी, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। वो किसी लड़के को नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल लड़की को जन्म देती है। इससे एग्नेस काफी ज्यादा
अपसेट हो जाती है क्योंकि रेचल ने तो कहा था कि उसका लड़का होगा। फिर भी वो इस लड़की को अपना लेती है और रेचल से दूर ले जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉड उसकी परीक्षा ले रहे हैं और नेक्स्ट टाइम उन्हें जरूर लड़का मिलेगा। और रेचल समझ चुकी थी ये एक पूरा परिवार पागल है और किसी तरह से वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और वो एग्नेस पे हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाती और यहाँ से ले जाके उसे शेड में बंद कर दिया जाता है, वो भी मोटे चेन से हाथ पांव बांध के। ये लोग मैट की तरह उसे भी मार सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उस बेबी को मिल्क की जरूरत थी। उसी कैप्टिव हालत में एग्नेस रेचल से मिल्किंग करवाती है और इसके बाद उसकी नेक में भी चेन डाल के यहाँ से निकल जाती है। पूरा एक दिन बीत चुका था, रेचल की हालत बहुत ही नाजुक थी। इन लोगों से उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड मर चुका है, तो मेंटली और फिजिकली वो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस चैन को तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। और इधर हम देखते हैं कि मैट, जिसके बारे में वो श्योर थे कि वो मर चुका है, उसे होश आ जाता है और वो उस लेटर की मदद से जो कि वो दोनों लड़के यहाँ पे फेंक के गए थे, उसकी हेल्प से वो लाइट जलाता है और कफिन के सबसे वीक हिस्से को तोड़ने की कोशिश करता है। और पूरी रात कोशिश करने के बाद फाइनली ये बक्सा टूट जाता है। वो इस कफन से बाहर निकलता है। अभी तक उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, उसकी वाइफ कहाँ है। बिना कपड़ों के वो जंगल में इधर उधर घूमता है। एक झरने के पास उसे एक कपड़ा मिलता है जिसे वो अपने प्राइवेट पार्ट को ढक लेता है। वो बिल्कुल जंगली दिख रहा था। तभी उसे इर्द गिर्द से किसी की आवाज आती है। ये तो ड्रग डीलर्स थे जो कि कैंपिंग करने के लिए यहाँ पे आए थे। मैट उनसे हेल्प मांगता है लेकिन ये लोग ना तो उसकी बात पे यकीन करते हैं और ना ही उसकी मदद करते हैं और उल्टा उसकी हालत पे हंसने लगते हैं। और ये देख के मैट गुस्से में पागल होके उन्हीं पे हमला कर देता है और उनमें से एक एक कपड़े छीन के खुद पहन लेता है और इसके बाद उनके हाथ पांव बांध के उनसे मेन रोड का पता पूछ के अपनी बीवी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो इन्हें खुद को आजाद करने के लिए चाकू भी दे जाता है क्योंकि बॉब और उसमें कुछ तो फर्क है। इधर हम उस क्रीपी लड़की को देखते हैं जो कि रिचल के पास मौजूद थी। रिचल उसे प्रॉमिस करती है कि अगर उस लड़की ने यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प की, लेकिन फेथ उसे खाना दे के चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। शायद वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ रिचल के लिए एक और मुसीबत पड़ गई थी। डेविड और लो की गंदी नजर उस पे पड़ी थी। वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। दोनों भाई मिलके इस बारे में अपनी माँ से परमिशन मांगने भी जाते हैं। हो सकता है कि ये गॉड का ही प्लान हो। वो डेविड और लो के जरिए से उन्हें एक बेटा देना चाहते हो। यहाँ पे तो कोई और लड़की भी नहीं और रेचल को वैसे भी वो कुछ दिन बाद मार डालेंगे, तो क्यों ना उसी का फायदा उठाया जाए। थैंक गॉड एग्नेस में इतनी सैनिटी तो बची थी। वो अपनी बेटों की बातों से कन्विंस नहीं होती, उल्टा वो इन्हें इतनी गंदी बात कहने को डांटती है। उन्हें इस तरह से कोई भी बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि वो अनहोली होगा और रेप करना तो वैसे भी पाप है। लेकिन ये दोनों लड़के नहीं रुकते और वो चोरी छुपे रेचल का रेप करने के लिए जाते हैं। फॉर्चुनेटली फेट उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो जब मैट यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो इशारा करती है शेड की तरफ और जैसे ही ये दोनों भाई रेचल का रेप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मैट वहाँ पे पहुंच जाता है। एक बैम्बो स्टिक के जरिए से उन दोनों को मार डालता है और वो रेचल को भी यहाँ से आजाद करवा लेता है। मैट रेचल को लेके फौरन से यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन रेचल अपनी बेटी को भी यहाँ से लेके जाना चाहती थी। और लेकिन इसी बीच में यहाँ पे बातों की जो आवाज आ रही थी, उससे एग्नेस को अंदाजा हो जाता है कि शेड के अंदर कुछ तो चल रहा है। फेट एक ग्लास तोड़ के उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एग्नेस बॉब को भेज देती है चेक करने के लिए। दो गोली मैट की बॉडी के आर पार हो जाती है और इस पर सच में मैट की मौत हो जाती है और वो भी रिचल की आंखों के सामने। और जब रिचल यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसे भी मार के बेहोश कर दिया जाता है। और रिचल जब फाइनली जागती है तो उसे अपने सामने फेट दिखती है जिसे इन लोगों ने बिल्कुल रिचल की तरह बांध के रखा था। वो एक नुकीली चीज से चेन के ताले को खोलने की कोशिश कर रही थी। रेचल भी उसकी मदद करती है और दोनों मिलके उस हुक को दीवार से अलग कर देती हैं। और इसके बाद वो जाते हैं
हैं घर के अंदर उस बेबी को बचाने के लिए। उन्हें बच्चे तक पहुंचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि सारा घर खाली था। बॉब और एग्नेस अपने दोनों बेटों को दफन करने के लिए गए हुए थे। एग्नेस बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, वो खुद को संभाल ही नहीं सक रही थी। उन्हें यहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे लेकिन फिर भी वो यहाँ से लौटना नहीं चाह रही थी। एग्नेस बॉब को घर भेज देती है और खुद यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना चाहती थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल अपनी बेटी को उठा के यहाँ से भागने ही वाली थी, तभी यहाँ पे बॉब पहुंच जाता है और अब तो यहाँ से भागना नामुमकिन था और इसीलिए वो एक और प्लान बनाती है जिसके मुताबिक वो फेट को अपनी बेबी के साथ सुला देती है और खुद एक खाली कपड़े को लेके बॉब के सामने खड़ी हो जाती है। वो बॉब से कहती है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली, सिर्फ उसे अपने बच्चे के साथ रहना है। बॉब कन्विंस हो जाता है और थोड़ी देर के लिए अपनी बंदूक को नीचे कर देता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए रिचल होली क्रॉस उसके पेट में घुसा देती है और बॉब उनकी आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाता है। और रिचल के मर जाने के बाद वो उसकी पॉकेट से फोन निकाल के पुलिस को कॉल करती है, अपनी हालत के बारे में बताती है, फेट की हालत के बारे में बताती है, लेकिन वो इस घर का एड्रेस नहीं बता पाती और वो इस घर के लोकेशन को ट्रेस करने का कह देती है। लेकिन पता नहीं पुलिस इस कॉल को ट्रेस कर पाती है या नहीं क्योंकि इस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। और रिचल फिर से पैनिक करने लगती है और ऊपर से उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा रो रही थी और इसी को संभालने के चक्कर में वो यहाँ से लेट हो जाते हैं और इसी को संभालने के बीच में वो यहाँ से लेट हो जाते हैं और शेड का दरवाजा खुला देखे उसे अंदाजा हो जाता है और इसीलिए वो बंदूक लेके पहले से तैयार हो जाती है। लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाती बल्कि घर के बैक साइड से जाने लगती है और यही मौका था। रिचल अपनी बेबी को उठाती है और फेट के साथ यहाँ से निकल के बॉब की गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एग्नेस के ऊपर जो कि बिल्कुल उनके पीछे हाथ में बंदूक उठाए खड़ी थी, चुपचाप बिल्कुल शांत हालत में। ना उसके चेहरे पे कोई डर था और ना ही टेंशन क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग यहाँ से नहीं भाग पाएंगे क्योंकि उसने बॉब की गाड़ी को पहले से ही खराब कर दिया था। और होता भी कुछ यूं ही है, रिचल की लाख कोशिशों के बावजूद वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और अब इस हेल्पलेस हालत में रिचल अपनी बेटी को फेट के हाथ में देती है और खुद इस पागल औरत का मुकाबला करने के लिए जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देख के गोली चलाते हैं। एग्नेस को एक गोली लगती है और रिचल को 2, लेकिन इस जख्मी हालत में भी वो एग्नेस को रोकने लगती है और फेट को यहाँ से भागने को कहती है और अब वो एग्नेस को पटक पटक के मारती है और इसके बाद वो अपनी बेटी को लेके और फेट का हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर आ जाती है। और तभी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आ जाते हैं जो कि रिचल का और उसकी बेबी का रेस्क्यू करते हैं और यहाँ पे पता लगता है कि एग्नेस जिंदा है। वो एक बार फिर से उन पे हमला करती है लेकिन उसके शूट करने से पहले पुलिस ऑफिसर उस पे लगातार गोलियां चलाते हैं। फाइनली रिचल सेफ है, वो घर जा सकती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे फेट के बारे में पूछती है लेकिन वो है कहाँ, इसके इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था। और यहाँ पे रिवील होती है फिल्म की आखिरी ट्विस्ट, दरअसल उसके साथ कभी फेट थी ही नहीं, वो तो कब की मर चुकी है और ये तो उसकी आत्मा थी जो उसकी मदद कर रही थी। इन लोगों ने उसके पेरेंट्स का भी खून किया था। एग्नेस और बॉब ने उसे फोर्सफुली अडॉप्ट करने की कोशिश की, भले ही टॉर्चर की मदद से क्यों ना हो, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो चिल्लाना भी बंद नहीं कर रही थी और इसीलिए बॉब ने उसे जान से मार डाला। और इसीलिए हमें डेविड और लोस के साथ एक तीसरी कब्र भी देखने को मिली थी। और अब चूंकि रिचल सेव है इसलिए उसका काम खत्म हो चुका है और इसीलिए वो वापस जा चुकी है और अब उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा।